नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 44 दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों 43 जो हैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और यहाँ पर दोस्तों आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 का दोस्तों आंसर करेंगे, और आप लोगों ने दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। तो 30 का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। 30 क्या है देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने उषा मेहता को एक गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो को संचालित करने में सहयोग दिया? ऑप्शन देखिए, विजयलक्ष्मी पंडित, महादेव देसाई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जेड ए बुखारी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, यानी कि 1942 के दौरान जो है उषा मेहता को एक गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो को संचालित करने में किसने सहयोग दिया था? तो 30 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो एक गुप्त रेडियो स्टेशन था, इसका पहली बार जो है कब इसका जो है प्रसारण हुआ था, यानी कि पहली बार कब प्रसारित हुआ था, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, कांग्रेस रेडियो ये जो एक गुप्त रेडियो स्टेशन था दोस्तों, इसका पहली बार जो प्रसारण हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 14 अगस्त 1942। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। यह रेडियो स्टेशन दोस्तों 14 अगस्त 1942 को पहली बार प्रसारित हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जनता तक आंदोलन की खबरें और नेताओं के संदेश को पहुंचाना। इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे और फिर उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। 31 का आंसर करेंगे। 31 है, उच्च घराने की हिंदू कन्याओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल हिंदू बालिका विद्यालय मिस्टर बैथ्यून और किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से खोला गया था? ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि मिस्टर बैथ्यून और किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से पहली बार जो है प्रथम स्कूल जो है हिंदी बालिका विद्यालय खोला गया था। किसके लिए था ये विद्यालय? उच्च घराने की हिंदू कन्याओं की शिक्षा के लिए। ठीक, तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिंदू बालिका विद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना आपको पूछा जा सकता है, हिंदू बालिका विद्यालय की जो है स्थापना कब हुई? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1849 में। कब हुई थी? 1849 में दोस्तों स्थापना हुई थी हिंदू बालिका विद्यालय की। और किसके प्रयत्नों से दोस्तों इसको खोला गया था? तो आप जान गए, मिस्टर बैथ्यून और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से इसको खोला गया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस स्कूल के पहले जो सचिव थे वो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, हिंदू बालिका विद्यालय के जो सचिव थे पहले, ठीक है, इसके पहले जो सचिव थे कौन थे? वो थे दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा वकील 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में INA के मुकदमे के लिए उपस्थित हुआ था? ऑप्शन देखिए, सरदार पटेल, अरुणा आसफ अली, KM मुंशी, भूला भाई देसाई। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 32 का? आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, 1945-46 में, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में दोस्तों, ठीक है, किस वकील ने जो है INA का मतलब है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के लिए कौन सा वकील जो है उपस्थित हुआ था? तो आपको बताना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूला भाई पटेल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1945-46 की ऐतिहासिक आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व जो है दोस्तों किसने किया था? भूला भाई देसाई ने किया था दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे भूला भाई देसाई ने अपने तर्कों से यह सिद्ध किया था कि किसी भी गुलाम राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है युद्ध लड़ने का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्या है? अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे दोस्तों। 33 है, ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार से आपको पुस्तक पूछ लिया जाएगा कि किसकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, किसकी पुस्तक है? ऑन द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप किसकी पुस्तक है? माओवाद से तुंग, स्टालिन, ठीक है, चियांग काई शेक या फिर लेनिन। तो 33 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसकी बुक है ये? बुक है दोस्तों माओवाद से तुंग की। ठीक है, ऑप्शन ई जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और माओवाद से तुंग आप जानती हैं ये चीनी कम्युनिस्ट नेता थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि ये बुक जो है कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी दोस्तों 1949 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1949 में ये बुक जो है क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी, आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? यहाँ पर दोस्तों कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं, आपको बताना है कौन सी प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। ऑप्शन देखिए, पहला डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बी देखिए डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, सी देखिए सोशल सर्विस लीग या फिर इंडियन वीमेन एसोसिएशन। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 34 का? आपको पूछा गया है इनमें से कौन सी संस्था जो है प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित नहीं की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का दोस्तों ऑप्शन डी इंडियन वीमेन एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडियन वीमेन एसोसिएशन यानी कि IWA। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ठीक है, कहाँ हुई थी अगर पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। ठीक है, कहाँ हुई थी? मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? इंडियन वीमेन एसोसिएशन की। तो एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों इसकी स्थापना। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक, एनी बेसेंट। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसकी स्थापना जो है प्रार्थना समाज के द्वारा नहीं की गई थी, ऑप्शन डी। मैंने बता दिया आपको इंडियन वीमेन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1917 में मद्रास में हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं आपके यहाँ पर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग और डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन जो है, ये तीनों की स्थापना जो है प्रार्थना समाज के द्वारा की गई। ठीक है, अब कब की गई ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यहाँ पर आपको उसको नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए और उन तीनों का देख लें। ठीक है, जैसे आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, 1884 में हुई थी इसकी स्थापना, 1884 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, गोविंद, ठीक है, गोविंद रानाडे। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा जो है आपका डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, इसकी स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की।
किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों वी आर सिंधे ने। ठीक है, किसने की थी? वी आर सिंधे। ठीक है, वी आर सिंधे, इसको नोट करेंगे। ठीक, और तीसरा जो है आपका सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. जोशी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. जोशी। ठीक है, एन.एम. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो आपका डी है इंडियन वुमेन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है प्रार्थना समाज के द्वारा नहीं की गई थी। ठीक, बाकी तीनों जो है प्रार्थना समाज के द्वारा ही की गई थी। तीनों के दोस्तों आपको स्थापना वर्ष याद रखने हैं और इनके जो संस्थापक हैं वो याद रखने हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 35 है दोस्तों, किस चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, रंग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो दोस्तों ये किस चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था? तो ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट, 1793, 1784 या फिर 1833। बताइए किस चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों ये प्रावधान किया गया था कि धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर किसी भी भारतीय को पद के अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। ठीक है, धारा 87 के तहत जो है ये एक ऐतिहासिक प्रावधान किया गया था कि धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर किसी भी भारतीय को पद के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से आप जानती हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो दोस्तों यही आपका एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्र संघ द्वारा नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस निम्न में से किस समस्या के समाधान हेतु स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखिए, अल्पसंख्यकों की समस्या, दास समस्या, श्रमिक समस्या या फिर शरणार्थी समस्या। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? लीग ऑफ नेशंस की बात हो रही है दोस्तों। राष्ट्र संघ आप जानते हैं, लीग ऑफ नेशंस। तो इसके द्वारा नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस की स्थापना दोस्तों किसके समाधान हेतु जो है इसको स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का दोस्तों, शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे दोस्तों। 37 है, 1909 के अधिनियम मिंटो मार्ले सुधार में केंद्रीय विधान परिषद में सीटों के वितरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, शासकीय सदस्यों के बहुमत को बनाए रखना, चुने हुए सदस्यों के बहुमत को बनाए रखना, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को कम करना या फिर गैर शासकीय सदस्यों के बहुमत को बनाए रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जानते ही हैं मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 37 का दोस्तों, यहाँ पर शासकीय सदस्यों के बहुमत को बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों के बहुमत को सुरक्षित रखना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है साइमन कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो साइमन कमीशन के बारे में आप सभी जानते हैं, तो इससे संबंधित कथन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही विकल्प है।
पहला है देखिए कथन और देखिए, लाला लाजपत राय की छाती पर लाठियां बरसाई गई। दूसरा देखिए, गोविंद वल्लभ पंत साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण जीवन भर अपंग रहे। तो दोस्तों ये दो कथन दिए गए हैं आपको, आपको बताना है ठीक है इन दोनों कथनों में सही कौन सा है। ऑप्शन देख लें एक बार। ठीक है, केवल बहुत सत्य है, केवल असत्य है, और बहुत दोनों सत्य, या फिर दोनों असत्य। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के संदर्भ में यहाँ पर आपके दोनों कथन जो हैं क्या हैं, दोनों कथन सही हैं और बहुत दोनों। ठीक है, आप जानती हैं लाहौर के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ लखनऊ में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत, और गोविंद वल्लभ पंत ठीक है इनको भी दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत को भी साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान जो है लगी चोटों के कारण जो है जीवन भर ये क्या रहे थे, अपंग रहे थे। ठीक है, और इस कमीशन का दोस्तों विरोध क्यों हुआ आप जानते हैं। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसके जो 7 सदस्य थे वो कौन थे, अंग्रेज थे, और इसमें किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बहुत दोनों सही हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए 39 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसने जो है ऑर्लियंस के घेरे को तोड़ने वाली सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन देखिए, इवानहो, कार्डिनल रिचेल्यू, नेपोलियन बोनापार्ट, या फिर जॉन ऑफ आर्क। चलिए आंसर कीजिए 39 का क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ये ऑर्लियंस का जो घेरा है दोस्तों, ठीक है इसको ध्यान में रखेंगे, ये 100 वर्षीय युद्ध के बारे में आपने पढ़ा है। तो 100 वर्षीय युद्ध के दौरान दोस्तों ये आपका जो घेरा है इसको किसने तोड़ा था। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन ऑफ आर्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे 100 वर्षीय युद्ध के दौरान ऑर्लियंस के घेरे को सफलतापूर्वक तोड़ने वाली सेना का नेतृत्व किया था जॉन ऑफ आर्क ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करना है दोस्तों। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने महामंदी के दौरान अपने देशवासियों का उत्साह इन शब्दों से बढ़ाया था। किन शब्दों से बढ़ाया था देखिए, एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वह है डर। ठीक है, तो वो कौन थे आपको बताना है कौन थे वो। चलिए आंसर कीजिए। हर्बर्ट सी हूवर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट, या फिर हैरी एस ट्रूमैन। चलिए आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा कौन से वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने महामंदी के दौरान जो है देशवासियों का उत्साह जो है एक उत्साह जो है इन शब्दों से बढ़ाया था, एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वह है डर। ठीक है, तो दोस्तों कौन थे, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, ठीक है ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन राइट होगा। महान आर्थिक मंदी के दौरान दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है इन्होंने दोस्तों 1933 में अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वह है डर स्वयं। ठीक है, उनने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए दोस्तों एक क्या कहते हैं आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो भी शुरू किया था जिसको हम न्यू डील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इन्होंने भाषण दिया था कब दिया था, जब इन्होंने ये शब्द कहे थे, तो ये भाषण दिया था इन्होंने 1933 में। ठीक है, 1933 में इन्होंने दोस्तों एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वह डर है स्वयं। ठीक है, इन्होंने एक दोस्तों एक सुधार कार्यक्रम जो है व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाया था इन्होंने एक, जिसका नाम है न्यू डील। ठीक है, न्यू डील। ठीक है, न्यू डील, तो आपको पूछ लिया जाएगा
ठीक है, न्यू डील नामक व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम किसने चलाया था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद के विकास से गहरा संबंध बताया था? ऑप्शन देखिए, मार्टिन लूथर, लॉक, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वीबर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? किस विद्वान ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद के विकास से गहरा संबंध बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैक्स वेबर। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 में आपने बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में पद फोनी वॉर से आशय है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो फोनी वॉर है ये इसका क्या आशय है? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के आपके संबंध में। चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 42 का? फोनी वॉर आपको याद रखना है बस। ठीक है, फोनी वॉर से क्या आशय है? ऑप्शन देखिए, जुलाई 1940 के ब्रिटेन युद्ध से, अगस्त 1942 के स्टालिनग्राद की लड़ाई से, या फिर जून 1942 की बैटल ऑफ मिडवे से, या फिर मार्च 1940 तक के युद्ध के प्रारंभिक चरण से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका 42 का दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि मार्च 1940 तक के युद्ध के प्रारंभिक चरण से इसका संबंध है। ध्यान रखेंगे, फोनी वॉर से आशय द्वितीय विश्व युद्ध के मार्च 1940 तक के प्रारंभिक शांतिपूर्ण चरण से है, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तो कर दी थी किंतु कोई भी बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि फोनी वॉर का संबंध किससे है? ठीक है, आपको युद्ध दे देंगे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे दोस्तों। 43 है, वहाबी आंदोलन के शाह वली उल्लाह के विचारों को किसने लोकप्रिय बनाया? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? वहाबी आंदोलन के प्रणेता हैं दोस्तों ये शाह कली उल्लाह। ठीक है, शाह वली उल्लाह। ठीक है, तो शाह वली उल्लाह के विचारों को भारत में दोस्तों किसने इसको लोकप्रिय बनाया था? तो 43 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वहाबी आंदोलन के प्रणेता आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन के जो प्रणेता थे कौन थे? शाह वली उल्लाह थे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? शाह वली उल्लाह। ठीक है, इनके विचारों को भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया और इसे एक सक्रिय आंदोलन का रूप दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो सैयद अहमद बरेलवी थे दोस्तों, इनका जो मुख्य केंद्र था वो था आपका पटना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर करना है। 44 है दोस्तों, शीत युद्धकालीन निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही विकल्प चुनें। तो शीत युद्ध के संबंध में दोस्तों आपको यहाँ पर दिए हैं और इनको सही क्रम में आपको लगाना है। पहला है देखिए बर्लिन की घेराबंदी, दूसरा है हैरी टूमैन सिद्धांत की घोषणा, उसके बाद सी देखिए होची मिन्ह द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा। ठीक है, और साथ ही साथ नाटो का गठन। तो आपको दोस्तों यहाँ पर इनको जो है इन घटनाओं को इनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा आपका हैरी ट्रूमैन। ठीक है, पहले क्या आएगा आपका बताइए? पहले आएगा आपका रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा, सी पहले आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कब हुई थी इसकी घोषणा? ये हुई थी दोस्तों 1945 में, 1945 में स्थापना हुई थी।
ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे या घोषणा कह सकते हैं। ठीक है, तो हो ची मिन द्वारा वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 1945 में की गई थी। ठीक, दूसरा इसके बाद क्या आ जाएगा, आप बताइए। इसके बाद आ जाएगा आपका हैरी ट्रूमैन यानी कि ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कब हुई थी घोषणा? ठीक है, राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने मार्च 1947 को दोस्तों ट्रूमैन सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1947। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए। उसके बाद आ जाएगा बर्लिन की घेराबंदी। ठीक है, अब बर्लिन की घेराबंदी कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1948 में, सोवियत संघ द्वारा शुरू की गई थी इसको। बर्लिन की घेराबंदी कब हुई बताइए? 1948 में। यहाँ लिख देता हूँ 1948। ठीक है, बर्लिन की घेराबंदी। और लास्ट में आपका आ जाएगा नाटो का गठन जो है कब हुआ था, आप सभी जानते हैं। नाटो का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था अप्रैल, कब हुआ था? 1900 बताइए 19 कब हुआ था बताइए? 1949 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाटो का गठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो ये क्रम रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले 45 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 45 के बाद 47 आ जाएगा। 47 के बाद आपका 38 और 38 के बाद फिर आपका 49। ठीक, तो ये क्रम रहेगा आपका। तो CBAD रहेगा क्रम आपका। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी जो घोषणा वर्ष है इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर करेंगे। 45 है दोस्तों, मुकदमा जिसने एज ऑफ कंसेंट कानून 1891 के अधिनियम किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो किसने किया, किस मुकदमे ने किया? गंगूबाई सिंधे मुकदमा, पंडिता रमाबाई मुकदमा, या फिर रुखमाबाई राउत मुकदमा, या फिर उमाबाई मुकदमा? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 का राइट आंसर? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था दोस्तों? ये आया था 1891 में। तो आपको वैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट कानून जो है ये कब आया था? तो ये आया था 1891 में। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहमति की आयु अधिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? राइट आंसर हो जाएगा रुखमाबाई राउत मुकदमा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, रुखमाबाई राउत मुकदमे ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को जो है पारित करने की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की थी दोस्तों। ठीक है, और जो रुखमाबाई थी दोस्तों, रुखमाबाई ने अपने बाल विवाह को इन्होंने चुनौती दी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का आंसर करेंगे, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किस क्रांतिकारी पार्टी पर मुकदमा चलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किस क्रांतिकारी पार्टी पर मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन देखिए, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, नौजवान सभा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ठीक है, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि 1915 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1915 के तहत दोस्तों किस क्रांतिकारी पार्टी पर दोस्तों क्या किया था? मुकदमा चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। ठीक है, ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? गदर पार्टी हो जाएगा। और गदर पार्टी दोस्तों आप जानती हैं, गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी और किसने की थी? ठीक है, और कहाँ हुई थी? इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपको। तो ध्यान में रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में दोस्तों किसको जो है किस क्रांतिकारी पार्टी को किस क्रांतिकारी पार्टी पर मुकदमा चला था? तो गदर पार्टी पर चला था दोस्तों। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1913 में। आप सभी जानते हैं 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी दोस्तों लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। ठीक है, और कहाँ हुई थी अगर आपको पूछा जाएगा तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में।
ठीक है। अमेरिका में स्थापना हुई थी दोस्तों गदर पार्टी की। किसने की थी इसकी स्थापना? मैंने अभी बता दिया आपको, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के प्रयासों से गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, ठीक है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए अगला देखिए 47 का आंसर करेंगे दोस्तों। 47 है बर्लिन रोम टोक्यो धुरी का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसको भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बर्लिन रोम टोक्यो धुरी का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1938, 1939, 1936 या फिर 1937? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का? दोस्तों बर्लिन रोम टोक्यो धुरी का औपचारिक निर्माण हुआ था 1937 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में दोस्तों इसका निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रारंभ में आप जानती हैं, प्रारंभ में 1936 में जर्मनी और इटली के बीच रोम बर्लिन धुरी बनी थी और उसी वर्ष जर्मनी और जापान के बीच संधि भी हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बर्लिन रोम टोक्यो धुरी का औपचारिक निर्माण कब हुआ था? 1937 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे दोस्तों। 48 है गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट की नीति का क्या आशय है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बात हो रही है मिखाइल गोर्बाचेव की, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव की जो है ग्लासनोस्त, इनकी एक ग्लासनोस्त नीति है, इसका क्या आशय है? राजकीय नियंत्रण, खुलापन, सुधार या फिर अधिनायकवाद? क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका मतलब होता है दोस्तों खुलापन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त नीति का शाब्दिक अर्थ है खुलापन, ठीक है, यानी कि खुलापन यानी कि ओपननेस। इस नीति का उद्देश्य दोस्तों सोवियत संघ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करेंगे। 49 है दोस्तों 16 अगस्त 1946 को हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है आप सभी जानते हैं, तो उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए के फजलुल हक, प्रफुल्ल चंद्र घोष, लियाकत अली या फिर सुहरावर्दी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 49 का? बताइए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा दोस्तों घोषित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? एच.एस. सुहरावर्दी थे दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? सुहरावर्दी थे दोस्तों, ठीक है। सुहरावर्दी के शासनकाल के दौरान कोलकाता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे दोस्तों, ठीक है, जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुहरावर्दी के शासनकाल में क्या हुआ? इनके शासनकाल के दौरान बंगाल में जो है कोलकाता में जो है भीषण क्या हुआ था? सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है, ठीक है, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पित किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को विधायी स्वतंत्रता दी जाएगी, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ेगी, या फिर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, या फिर भारत को नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा दी जाएगी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? सर जो आपका स्टैफर्ड क्रिप्स योजना है, तो क्रिप्स योजना आप जानती हैं, ठीक है। क्रिप्स योजना 1942 की बात हो रही है, ठीक है, 1942 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपका क्रिप्स योजना है 1942 में यह प्रस्ताव दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को जो है क्या किया जाएगा? भारत को अपना नया संविधान बनाने के लिए संविधान
सभा दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना 1942 में यह प्रस्ताव दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अपना नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा दी जाएगी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये चीज़ें आप सब जानते हैं। ठीक है, कब हुआ था कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, द्वितीय विश्व कब से स्टार्ट हुआ था और कब तक रहा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे दोस्तों 51 में आपको बताना है मिस्र की राष्ट्रवादी वफ्द पार्टी का नेता कौन था। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों। मिस्र की राष्ट्रवादी पार्टी है वफ्द पार्टी। ठीक है, वफ्द पार्टी का नेता कौन था। तौफीक पाशा, मोहम्मद सईद पाशा, इस्माइल पाशा या फिर साद जगलूल पाशा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। मिस्र की राष्ट्रवादी पार्टी है दोस्तों ये वफ्द पार्टी। तो इसके संस्थापक और प्रमुख नेता कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साद जगलूल पाशा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस पार्टी के क्या थे, संस्थापक भी थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, संस्थापक। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि वफ्द पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे कौन थे, साद जगलूल पाशा थे दोस्तों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में इस पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था वफ्द पार्टी का गठन, पूछ लिया जाएगा। 1918 में इस पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान में आपने रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए 52 का आंसर करेंगे। 52 है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। यहाँ पर अफ्रीकी देश दे रखे हैं आपको और यहाँ पर बताना है सर्वप्रथम स्वतंत्रता किसको मिली। कैमरून, सोमालिया, घाना या फिर सिएरा लियोन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। किस अफ्रीकी देश को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसको मिली थी, अफ्रीकी देश घाना को दोस्तों सर्वप्रथम जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, सॉरी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है दोस्तों घाना का जो है पूर्व इसका नाम पूछा जाता है, इसका पहले नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, गोल्ड कोस्ट। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अफ्रीकी देशों में घाना जो है इसको सर्वप्रथम जो है दोस्तों स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी अगर आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे घाना को स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों 1957 में। ठीक है, 1957 में घाना को जो है स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है, पूर्व नाम है इसका गोल्ड कोस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सोमालिया की बात करें तो सोमालिया को स्वतंत्रता मिली थी, कब मिली थी, 1960 में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर कैमरून को कब मिली थी, कैमरून को भी स्वतंत्रता 1960 में मिली थी। ठीक है, इसको ध्यान में आपने याद रखना है। और सिएरा लियोन की बात करें तो सिएरा लियोन को स्वतंत्रता मिली थी आपका 1961 में। ठीक है, 1961 में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे अफ्रीकी देशों में यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा था आपको। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है घाना की हुई थी, घाना को स्वतंत्रता मिली थी सबसे पहले। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, और बाकी के भी आपको ध्यान में रखने हैं, कैमरून को कब स्वतंत्रता मिली, सोमालिया को कब स्वतंत्रता मिली। ठीक है, साथ ही साथ सिएरा लियोन को कब स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तीनों भी आपको ध्यान रखने, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे। 53 है दोस्तों, किस पेशवा के काल में भारतीय राजनीतिक शक्ति का केंद्र दिल्ली की जगह पूना बन गया था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 53 का। आपको बताना है पेशवा का नाम बताना है, किस पेशवा के काल में भारतीय राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र है वो दिल्ली की जगह कहाँ हो गया, पूना बन गया। तो 53 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव, जिसको हम दोस्तों हम जानते हैं नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, नाना साहब। ठीक है, तो इनके काल में ध्यान रखना है। ठीक है, इनके काल में जो है क्या हुआ था, इनके काल में
एक सगौला की संधि हुई थी 1750 में। इसके बाद मराठा शक्ति का जो वास्तविक केंद्र है वो दिल्ली के बजाय पूना बन गया था। ठीक है, इस संधि के बाद छत्रपति केवल नाम मात्र के शासक रह गए और पेशवा जो है मराठा साम्राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख बन गया। कौन सी संधि हुई थी? संगोला की संधि। ठीक है, संगोला। ठीक है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो ये पूछा जाएगा आपको। ये संगोला की संधि हुई थी 1750 में। ठीक है, 1750 ईस्वी में जो है संगोला की संधि हुई थी। इस संधि के बाद जो है मराठा शक्ति का जो वास्तविक केंद्र था वो दिल्ली के बजाय कहाँ बन गया? पूना बन गया। ठीक है, और इस संधि के बाद क्या हुआ? इस संगोला संधि के बाद छत्रपति केवल नाम मात्र के शासक रह गए और पेशवा जो है मराठा साम्राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करेंगे। 54 है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा था वह एक नई दुनिया थी और एशिया का हिस्सा नहीं थी? चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 54 का? किसने सर्वप्रथम स्थापित किया कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा था वह एक नई दुनिया थी और एशिया का हिस्सा नहीं थी? तो 54 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुची दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये एक खोजकर्ता थे दोस्तों। ठीक है, इतालवी खोजकर्ता थे। ठीक है, इतालवी। ठीक है, इतालवी खोजकर्ता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतालवी खोजकर्ता दोस्तों अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने सिद्ध किया था कि दोस्तों कोलंबस द्वारा खोजी गई भूमि एशिया का हिस्सा नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपने आंसर करना है। राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख संगठक अंग थे। तो राष्ट्र संघ यानी कि आपको यहाँ पर बताना है लीग ऑफ नेशंस के कितने जो है अंग हैं? तो 3 अंग कौन कौन से हैं राष्ट्र संघ के, ये आपको बताना है। असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटरीट। असेंबली, सेक्रेटरीट और परमानेंट कोर्ट, या फिर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर काउंसिल, परमानेंट कोर्ट एंड मैंडेट कमीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने ध्यान रखना है राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है असेंबली। ठीक है, पहला क्या है? असेंबली। दूसरा याद रखेंगे काउंसिल और तीसरा सेक्रेटरीट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं दोस्तों लीग। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के अंग हैं 3 अंग, आपको ध्यान में रखना है। असेंबली जिसको हम क्या बोलते हैं? सभा। ठीक है, सभा। दूसरा काउंसिल जिसको हम क्या बोलते हैं? परिषद बोलते हैं। ठीक है, परिषद। और सेक्रेटरीट आप जानती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सचिवालय। सचिवालय। तो ये 3 अंग हैं दोस्तों, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस के 3 अंग कौन कौन से हैं? मुख्य असेंबली, सभा, काउंसिल, परिषद और सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय। ठीक है, ध्यान में रखने हैं तीनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।